नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्र संवाहक मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम प्रति सप्ताह किसी वक्ता को किसी ज्वलंत मुद्दे पर व्याख्यान देने के लिए हम बुलाते हैं, जिससे कि एक संदेश जाए समाज में, और तत्पश्चात उस चीज़ को हम रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे प्रसारित करते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग, छोटा सा कंट्रीब्यूशन ही क्यों न हो विचारों का, लेकिन अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। राष्ट्र जागरण और राष्ट्र शक्ति का जागरण सशक्त हो, यही हमारी आ, परिकल्पना है, यही हमारी चाहत भी है कि हम अधिक से अधिक लोगों तक राष्ट्रवादी विचारधारा को पहुंचा सकें। वर्तमान समय में यह जरूरी हो गया है कि जिस तरह से राष्ट्र विरोधी ताकतें अपने विचारों के माध्यम से, आप जैसे आजकल के समय में देख रहे होंगे, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर भी काफ़ी उद्दंडता फैलाई जा रही है, और जिस चीज़ को सरकार के द्वारा बैन किया गया है, उसके बावजूद भी, बैन होने के बावजूद भी कुछ अराष्ट्रीय तत्व, मैं राष्ट्र विरोधी तो नहीं कहूँगा, अराष्ट्रीय तत्व उस चीज़ को कुंठित मानसिकता के तहत दिखाने का नहीं, उससे कहीं ज़्यादा एक तरह से प्रदर्शन करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। यह भी एक तरह से युवाओं के लिए चिंता का विषय है कि कहीं ना कहीं कुछ युवा अराष्ट्रीय तत्वों के साथ जुड़ चुके हैं, और राष्ट्र निर्माण में कैसे उनकी सहभागिता बढ़ाई जा सकती है, और राष्ट्र निर्माण में कैसे उनका सदुपयोग किया जा सकता है, ये हमारी कल्पना है। और हम चाहते हैं कि इस विषय में हमारे जैसे हजारों युवाओं में से कोई ना कोई ऐसी आवाज़ दे जो कि बताएं कि किस तरह से राष्ट्रवाद को बढ़ाया जा सके, क्या संदेश उन युवाओं के लिए होना चाहिए, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की क्या भागीदारी होनी चाहिए, क्या उनका योगदान होना चाहिए कि हमारा देश पुनः विश्वगुरु बन जाए। इस कड़ी में आज हमने श्री शुभम जी को आमंत्रित किया हुआ है। आप शोध कार्य कर रहे हैं अभी। आपने पूर्वत में आपने स्नातक और परास्नातक की जो पढ़ाई की है, वो एक राष्ट्रवादी संस्थान कहूँगा, जिसका नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से की है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ने वाला छात्र या फिर शोधार्थी या फिर स्कॉलर, वो अपने आप में एक राष्ट्रवादी होता है, क्योंकि 100 साल पहले ही महामना जी ने एक राष्ट्रवाद का बीज बोया था, जहाँ पे आज विभिन्न छात्र शाखा के माध्यम से अपने राष्ट्रवादी विचारधारा को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं देश और विदेश में अपने राष्ट्रवाद की पहचान को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको आप सभी और अन्यों का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप आज इस राष्ट्रवादी विमर्श में जुड़े हुए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री शुभम जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि आपके पास एक समय की सीमा रहेगी 30 मिनट की। उसके बाद जो भी हमारे दर्शक यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आपसे अनुरोध रहेगा कि कृपया ध्यान से सुने, और सुनने के बाद जो भी आपके मन में प्रश्न हो उसको लिखें, और अंत में 1-1 मिनट के लिए प्रश्नोत्तरी का समय रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति को 1-1, 2-2 मिनट का समय दिया जाएगा, और उस हिसाब से आपके प्रश्नों का भी नितांतरण किया जाएगा। तो अभी शुभम जी, आपसे अनुरोध है कि कृपया आप अपनी बातों को रखें। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज की इस व्याख्यानशाला में उपस्थित समस्त श्रोतागण, आयोजक मंडल के सदस्यगण, विशिष्ट अतिथिगण, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं शुभम तिवारी। और जैसा कि अभी पद्मनाभ भाई जी ने बहुत सही कहा कि आज के समय में जो राष्ट्र है और युवा है, ये दो पैरेलल बिंदु नहीं है, ये दो एक दूसरे के समानांतर बिंदु नहीं है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले बिंदु हैं, जिन पर हमारे देश की आधारशिला रखनी चाहिए। आज तक नहीं रखी गई, कोई बात नहीं, हम आगे रखेंगे। अभी हाल ही में हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती बनाई, जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसका आग्रह किया हमारे राष्ट्र के युवाओं से कि आप आए, हमारे राजनीति व्यवस्था में आए, हमारी शैक्षिक व्यवस्था में आए, हमारे समस्त व्यवस्थाओं में आ करके आप अपना योगदान दें,
ताकि आपके अनुसार जो आप अपना एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, आप एक अपना समाज बनाना चाहते हैं, वैसी राष्ट्र की परिकल्पना को हम बना सकें, वैसी नींव रख सकें। इसी के साथ मैं अपने विचारों को शुरू करता हूँ। मेरे विचार मूलतः दो भागों में श्रोता को ध्यान रखते हुए केंद्रित रहेंगे। पहला भाग, सनातन हिंदू संस्कृति में राष्ट्र, युवा, युवाओं की भूमिका और किस तरीके से हमारी सनातन संस्कृति में युवा का परिलक्षण किया गया है, उस पर केंद्रित रहेगा। द्वितीय भाग में मैं अपने आप को उन वर्तमान मुद्दों से जोड़ने की कोशिश करूंगा जिनमें युवा आज के समय में या तो जो हमारी रेखाएं हैं, हमारी सीमाएं हैं, उसको लांघ जा रहा है समाज की, या तो फिर कहीं ना कहीं वो ऐसे ही गैर राष्ट्रीय ताकतों से मिल जाता है जिसमें वो अपने विवेक के बजाय किसी और के विवेक से केंद्रित होकर के कार्य कर रहा है। इन्हीं मुद्दों को रखते हुए मैं अपने अपने व्याख्यान का दूसरा भाग रखूंगा और तत्पश्चात मैं कुछ ऐसे युवाओं की उदाहरण प्रस्तुत करूंगा जो समाज में बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। और अगर इसमें मैं शुरुआत करता हूं भारतीय मनीषी परंपरा या भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्था में युवा क्या है, राष्ट्र क्या है, युवाओं की भूमिका क्या है, तो आप अगर मनुस्मृति उठाते हैं, आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र उठाते हैं, तो उन सभी में कहीं ना कहीं, चूंकि मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि समाज के बातों को थोड़ा बहुत लेके आऊंगा, कि हमें एक खोल की परंपरा दी गई है। जैसे नारियल होता है, नारियल के अंदर का जो पार्ट होता है सफेद वाला, वो बहुत ही स्वीट होता है और बहुत ही मुलायम होता है, वो हमारा परिवार है। उसके बाहर के जो पार्ट होता है वो हल्का कठोर होता है, वो हमारा समुदाय है, कम्युनिटी है। और सबसे बाहर का पार्ट जो उसको घेरे रखता है वो हमारा राष्ट्र है, जो उसको सुरक्षा दे रहा है, जो उसको बाहरी आवरण से, बाहरी प्राकृतिक समस्याओं से आवृत कर रखा है। इसी तरीके से हमारी राष्ट्र की परिकल्पना हमारे मनीषियों ने रखी है। हमारी मनुस्मृति में भी इसी तरह के राष्ट्र की परिकल्पना मिलती है कि एक व्यक्ति को कैसे बनाया जाए। और जब आप कौटिल्य के राष्ट्र की बात करते हैं तो कौटिल्य के राष्ट्र में भी चार मूलभूत तत्वों को देखने को मिलता है। एक है कि राष्ट्र का एक राजा होगा, राष्ट्र की एक संप्रभुता होगी, राष्ट्र की एक भौगोलिक क्षेत्र होगा, राष्ट्र की जनसंख्या होगी। यही जनसंख्या अगर युवा है, चाहे वो मानसिक तौर पर हो, चाहे क्यों मानसिक तौर पे भी अगर हो, शारीरिक तौर पे ना भी हो, तो कोई बात नहीं, क्योंकि वही एक राष्ट्र की परिकल्पना को व्यवस्थित कर सकते हैं। यही कारण है कि जब हमारे ऊपर मुगल आतताई थे, हमारी समस्याएं थी, हिंदू समाज जो था बहुत तरीके से आतताइयों से घिरा पड़ा था। हमको कर देने पड़ते थे मंदिरों में जाने के लिए, हमको विभिन्न तरीके के अनुष्ठानों के लिए लोगों से परमिशन लेने पड़ते थे। तो ये जो सारी चीजें थी, उसी समय में आप देखिए कि एक छत्रपति शिवाजी महाराज उत्पन्न होते हैं। वो भी एक युवा थे। उन्होंने सोचा कि नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है, हम ऐसी चीजों में नहीं बंध सकते। ये भौगोलिक क्षेत्र किसी बाहर से आए हुए व्यक्ति का नहीं है, ये भौगोलिक क्षेत्र हमारा है। जैसे ही दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य हुआ, जिन्होंने कंबोडिया तक अपने हिंदुत्व को, अपने प्राचीन सनातन संस्कृति को फैलाया, आप उन युवाओं को भी देखिए। वैसे ही आप भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण लीजिए। भगवान श्री कृष्ण के उदाहरण से मुझे याद आ रहा है, हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर साहब ने उनके बारे में कहा है कि वो बहुत बढ़िया डिप्लोमेट थे। और आप देखिए, अगर पूरा महाभारत का चरित्र चित्रण कीजिए, तो एक व्यक्ति ने उस पूरे महाभारत की में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो कहीं ना कहीं हमारे मधुसूदन कृष्ण आते हैं। आप राजा रामचंद्र जी की बात कीजिए। राजा, हम लोग कहते हैं बोलो राजा रामचंद्र की जय। उनको राजा क्यों माना जाता है? जैसे मैंने कहा कि हमारे राष्ट्र में राजा विशेष होता है, तो राजा को उनको परिकल्पना क्यों थी? आखिर उनके व्यक्तित्व में ऐसा क्या था? हम उनको देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पिता के एक वचन के लिए, अपने राज्य को लात मार दिया जाए, जिसको कहा जाए, लात मार करके वन में चले जाते हैं। वो अलग बात है कि माँ सीता हमारी उनके साथ जाती है। एक पतिव्रता पत्नी होने के जो कर्तव्य होते हैं वो माँ सीता परिलक्षित करती हैं। एक भाई होने का जो कर्तव्य होता है वो लक्ष्मण जी प्रस्तुत करते हैं। और भरत जी तो और अच्छे अपने बातों को आगे ले जाते हुए प्रस्तुत करते हैं कि बगैर कैसे एक पिता तुल्य भाई के बगैर कैसे एक राज्य को किया जा सकता है, वो भी मजबूरी में।
उनको मजबूरी में वो राज्य मिला था, भले ही उनके लिए ये किया जाए। ऐसे चरित्रों का उदाहरण हमारी मनीषी परंपरा, हमारी सनातन परंपरा में मिलता है। लेकिन आज के समय में क्या है, अब मैं दूसरे भागों में अगर आता हूं तो आज के समय में हमको क्या देखने को मिलता है। हमारे हमारी संस्कृतियों में, हमारे युवा संस्कृतियों में आज के समय में बताया जाता है कि आप भौतिकवादी बनो, आपके विचार वैज्ञानिक हों। हमारे वेदों में तो वैज्ञानिकता धरी पड़ी है। हमारे वेदों में ऐसे ऐसे श्लोक मिलते हैं, ऐसे ऐसे तथ्य मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, जिनसे आज की वैज्ञानिकता को भी चुनौती दी जा सकती है। लेकिन हमको सिखाया क्या गया आज तक कि नहीं, आपको भौतिकवादी बनना है, आपको इंद्रिय परक बनना है। जबकि हमारे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि नहीं, आपको अपनी इंद्रियों पे काबू रखना है, आपको धैर्य रखना है। आपके अंदर एक जो लालसा होनी चाहिए वो एक व्यक्ति की नहीं, एक संगठन की होनी चाहिए। आप संगठित हैं, आपको आगे बढ़ना है, साथ में बढ़ना है, एक से नहीं बढ़ना। आप समाज से ले रहे हैं तो आपका कर्तव्य है कि समाज को दें। ये आपका कर्तव्य निर्धारित किया गया, आप सिर्फ समाज से ले ही नहीं सकते हैं। आज के युवा क्या कहते हैं, हमारा अमेरिका में एक शिकागो संप्रदाय है। शिकागो संप्रदाय कहता है कि जो भी व्यक्ति का व्यवहार होता है वो उस देश की संस्कृति पर निर्भर करता है। हमारा जो मनीषी परंपरा थी, हमारी जो सनातन परंपरा थी, उसमें की संस्कृति थी वसुधैव कुटुंबकम। सिर्फ मैं और पद्मनाभ भाई ही भाई नहीं है, यहाँ से दूर कोस कोई अमेरिका में बैठा होगा वो भी मेरा भाई है, यहाँ से दूर कोस कोई दक्षिण पूर्व में बैठा होगा वो भी मेरा भाई है। मैं सभी को अपना भाई मानता हूँ, मैं सभी को परिवार मानता हूँ। लेकिन नहीं, आज के समय में युवा क्या कहता है, मुझे ये चीज चाहिए, जबकि हमारी संस्कृति में ही नहीं है। अगर शिकागो संप्रदाय की बात किया जाए तो वो कहता है कि कल्चरल जो चीज होती है वो मोटिवेटेड होती है, व्यक्ति को मोटिवेट करती है कि आपको ये चीज चाहिए। हमारी संस्कृति में तो ऐसा नहीं था। हमारी संस्कृति को दूषित किया गया, बताया गया नहीं, आपको भौतिकता के आपका जो भौतिकता या भौतिक सुख है वही आपका एक नितांत आवश्यक चीज है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, सबसे पहले तो यही सबसे बड़ी समस्या मुझे लगती है कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ दिया गया। शिक्षा का रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा आपके चरित्र निर्माण का कार्य करती है, रोजगार देने का कार्य नहीं करती है। ये शिक्षा के किसी भी व्यक्ति, यहां से लेकर के आप फॉरेन में जाइए, जॉन डेवी ने कहा हुआ है, अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है। जॉन डेवी कहता है कि एजुकेशन इज नथिंग लाइक व्हाट यू प्रिटेंड फॉर फ्यूचर, इट इज योर प्रेजेंट, यू लिव इट फॉर बेटरिंग योर फ्यूचर टुमारो। आप इसको आज जी रहे हैं कल बेहतर बनाने के लिए, ये कल के लिए कोई चीज नहीं है। जबकि हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था ऐसी बनाई गई और समाज की व्यवस्था ऐसी बनाने की कोशिश की गई कि हमको भौतिक परक चीजों को बनाया जाए। भौतिकता में कोई खराबी नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आदमी भौतिक है तो खराब है, नहीं। लेकिन वो भौतिकता इस आधार पे होना चाहिए कि आप जिससे ले रहे हैं उसको दें भी। अगर आप समाज से कुछ ले रहे हैं तो ये आपका दायित्व है कि आप समाज को दें भी। और देने का मतलब ये नहीं कि आप समाज को कोई भी कूड़ा करकट उठा के दे दें, नहीं। आप समाज से जिन रिसोर्सेज, जिन संसाधनों, जिन व्यवस्थाओं, जिन संरचनाओं का उपयोग करके आप आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं चीजों में आप उसको वापस लौटाओ, चाहे जैसे भी लौटाओ। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति अब खुद में अंबानी बन जाएंगे या हर व्यक्ति अडानी बन जाएंगे, नहीं। आप जो हैं, अगर आप शैक्षिक हैं, आप शिक्षित अपने तौर पे, अगर आप बस में जा रहे हैं, किसी बुजुर्ग महिला को सीट देते हैं, वही आपका उस व्यक्ति के लिए या उस समाज के लिए योगदान है। आप उसको इस स्तर पे काउंट कीजिए। आप धैर्य रखिए, हर एक चीज तुरंत प्राप्त नहीं की जा सकती है। ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी के भी शब्दों में कहा गया है कि आप व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है उसके 6 आयाम हैं, जिसमें धैर्य एक बहुत बड़ा आयाम। आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आप हर एक चीज तुरंत प्राप्त नहीं कर सकते, हर एक चीज तुरंत नहीं पा सकते। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी परीक्षा की चर्चा में कहते हैं कि कुछ लोगों को मैं देखता हूं कि अगर उनको कोई फेल्योर हो जाता है तो वो वहीं अपनी कब्र की ताबूत बना देते हैं। नहीं, आपको उस पे कब्र की ताबूत नहीं बनानी है, आपको वहां से आगे बढ़ना है। कोई चीज अगर मैं किसी परीक्षा को देता हूं, इन केस मैं नहीं पास हो पाता, अभी हाल ही में मैं मुकुल कानिटकर जी की व्याख्यान माला में था। उन्होंने एक बहुत अच्छा शब्द दिया, या तो आपका जय होता है या तो अपजय होता है, पराजय कहीं नहीं होता है।
अगर आप किसी परीक्षा में या किसी भी प्रतिस्पर्धा में आप बैठते हैं, तो आप पराजित नहीं हो रहे हैं, या तो आप जय हो रहे हैं, उसको जीत जा रहे हैं, क्योंकि उसकी एक निश्चित सीट है ना। अगर कोई भी परीक्षा आयोजित की जाती है, 60 सीट पे की जाती है, और 6 लाख लोग भरते हैं, तो 6 लाख लोगों को तो नौकरी दी नहीं जा सकती, और ये तो असंभव है इस समाज में। युवा युवा कहते हैं कि आप हमको नौकरी दे दीजिए, हम समाज बेहतर बना। ये तो असंभव है कि हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जा सके। इसीलिए तो हमारी सरकार, हमारी आज की वर्तमान सरकार इस चीज को फोकस कर रही है कि आप एंटरप्रेन्योर बनिए, आप अपने आप रोजगार पैदा करिए, और आप अपने से 10 लोगों को रोजगार दीजिए। मैं ऐसे बहुत से एंटरप्रेन्योर को जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे, जिनके यहाँ पे आज लोग काम कर रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। आप उनको नौकरी दीजिए, आप उनके भविष्य को दीजिए, यही आप समाज को दे रहे हैं, यही आपको देना है समाज को। समाज आपको पाल करके बढ़ा करके आगे बढ़ाया, शिक्षित किया, तो इसलिए नहीं किया कि आप शिक्षित होकर के ये किसी की कोई धार्मिक किताब जला दें किसी भी माहौल में, या कोई भी ऐसे नारे लगा दें कि ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। आपको इसके लिए शिक्षित नहीं किया गया। आपको पता होना चाहिए, आपका दूरदृष्टिकोण होना चाहिए कि कोई चीज अगर आपसे आज के समय करवाई जा रही है, तो वो आपकी इच्छा के बगैर अगर करवाई जा रही है, तो आप उसके गुलाम हैं, उस व्यक्ति के गुलाम हैं, उस विचार के गुलाम हैं। अगर आपकी इच्छा के बगैर कराई जा रही है, आपसे समाज के विरोध में कराई जा रही है, चाहे आपसे ईटा पत्थर ही क्यों ना चलवाया जा रहा, अगर आप किसी चीज का विरोध ही कर रहे हैं, तो विरोध के बहुत से तरीके हैं। हमारा संविधान इसको अलाउ करता है कि आप विरोध कर सकते हैं। हमारे संविधान का रेस्पेक्ट करिए, आप विरोध करने का एक तरीका है, आपको इसका अधिकार मिला हुआ है, इसको कोई आपसे नहीं छीन सकता। इस दुनिया में, इस भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है किसी भी पोजीशन पे कि आपके इस अधिकार को छीन ले, लेकिन उसका तरीका है। आप पत्थर उठा लीजिए, आप बम उठा लीजिए, आप गोली उठा लीजिए, और उसके बाद कहिए कि हम ये कर देंगे, ये आजादी ले लेंगे, वो आजादी ले लेंगे। नहीं, ये आपको भ्रमित किया जा रहा है, आपको अपने हिसाब से मोल्ड किया जा रहा है, मोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। जो मेरी इच्छा है उसको आपके द्वारा प्रायोजित ढंग से प्राप्त की जा रही है। नहीं, आप इसके लिए नहीं बने हैं। आप देखिए, आप उस किसान के जिसका अन्न खाते हैं, उसको नहीं पता कि आज का उसका अन्न शुभम तिवारी खाएगा या पद्मनाभ भाई खाएंगे। उसको बस ये पता है कि उसका जो अन्न उत्पादित है वो कोई ना कोई इंसान खाएगा। तो आप उस किसान के लिए उतने ही उत्तरदायी हैं। आप उस माँ के लिए भी उतने ही उत्तरदायी हैं, जिस माँ ने आपको पाला पोसा बड़ा किया, शिक्षित किया। और उस माँ की जो परिस्थितियां थी सामाजिक या सांस्कृतिक, उस परिस्थितियों के लिए भी आप उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो है। आज का युवा क्या करता है, उसको क्षणिक सुख प्राप्त करने के लिए या क्षणिक नेम और फेम प्राप्त करने के लिए, नेम और फेम प्राप्त करना तनिक भी गलत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप अगर किसी चीज को करके आपको ख्याति प्राप्त हो रही है तो गलत है, नहीं, लेकिन ख्याति प्राप्त करने के भी समाज के तरीके हैं। आज का युवा क्या कर रहा है, इंस्टाग्राम पे कोई भी रील बना दे रहा है, किसी भी तरीके का रील बना दे रहा है, कोई भी कपड़े पहन ले रहा है, कह रहा है कि मेरा व्यक्तिगत आजादी है। किसी भी धर्म के उस पर आप आक्षेप कर दे रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को टारगेट कर दे रहे हैं, इस नाम पर कि आपकी भाषा की आजादी है, आपको बोलने की आजादी है। तो बोलने की आजादी आपकी वहीं तक है जहां तक मेरी नाक नहीं आती है। आप वहीं पे रुक जाते हैं जहां मेरी नाक शुरू होती है। और बोलने की आजादी है, तो अगर आप किसी चीज को प्रायोजित ढंग से बोलते हैं, तो भी ये प्रश्न का एक वो प्रश्नसूचक चीज है कि आप प्रायोजित ढंग से क्यों बोल रहे हैं। अगर आप किसी चीज पे आक्षेप कर ही रहे हैं, तो आप उससे संबंधित हर एक चीज पे आक्षेप करिए। अगर कोई चीज आपको बुरी लगती है, तो उससे संबंधित हर एक चीज जो बुरी है वो आपको बुरी लगनी चाहिए। यही युवा का धर्म है, और उस पे आप सवाल खड़ा करिए। युवा 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 का मतलब क्या होता है, आपके अंदर वो तेज है, वो ओज है, वो समाज बदलने की परिकल्पना है, जो आप लेकर के इस समाज के लिए बढ़ रहे हैं। जैसे मैं जब जाता हूँ स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, तो मुझे लगता है कि मैं इस पीएचडी के जरिए एक समाज को ऐसा समाज देना चाहता हूँ जिसमें बुजुर्ग लोगों का भला हो सके, बुजुर्ग लोगों के साथ जो आज समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनमें भला हो सके। लेकिन वो समस्याएं उत्पन्न कैसे हो रही हैं, वो भी देखने की बात है, और वो तभी देखा जा सकता है जब एक युवा दूर दृष्टिकोण रख के, हमारे वेदों में कहा गया है दृष्टि, अप्रोच,
आप किसी भी चीज को किस दृष्टि से देखते हैं, वही तय करता है कि आपकी प्रकृति और सृष्टि कैसे आप बनाएंगे। और कहा भी गया है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिह देखी तैसी। अगर आप प्रभु की मूरत एक बाल्य रूप में देखते हैं तो आपको वो भगवान भी आपको अपनी औलाद की तरह दिखता है। और अगर उस भगवान को आप बहुत विहंगम रूप से देखते हैं तो बहुत दिव्य वो आदि अनादि शिव दिखता है। तो ऐसे विचार रखिए, आप ऐसे दृष्टिकोणों को रखिए, वैज्ञानिकता रखिए, बहुत रखिए। मैं ये नहीं कहता वैज्ञानिकता मत रखिए, लेकिन एक हमारी यूट्यूब पे बहुत बड़े शिक्षक हैं, वो अपने यूट्यूब के चैनल से बहुत कुछ देते रहते हैं। उनका कहना है कि आप फिलॉसफी मत रखिए, मेरा मानना फिलॉसफी रखिए। एक युवा को फिलॉसफी आनी चाहिए। फिलॉसफी ये कोई चीज नहीं है कि अगर मुझे फिलॉसफी आती है तो मैं एक औलाद की तरह व्यवहार नहीं कर सकता, या मैं एक पति की तरह व्यवहार नहीं कर सकता, भाई की तरह नहीं कर सकता। नहीं, फिलॉसफी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। फिलॉसफी का मतलब है आप एक समाज में किस तरीके के विचार चाहते हैं, उसी 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 वक्त आप खड़े भी होंगे। हमारे यहाँ पे जब अंग्रेजों का शासन था तो बहुत से ऐसे पुनर्जागरण के अनुयायी खड़े हुए, राजा राम मोहन राय हो, दयानंद सरस्वती, उन्होंने एक विचार रखा, उनके विचारों को केंद्र किया कि ये समाज में बुराइयां हैं, इन चीजों को हमें बदलना चाहिए, इनके खिलाफ आना चाहिए। चाहे वो उस वक्त भले ही समाज में कितनी भी मान्य रही हो या कितनी भी पूजनीय रही हो, लेकिन उनको लगा कि ये मानवता के लिए खराब है, ये मानवता के दृष्टिकोण से खराब है। तो ये तभी तय हो सकता है और तभी सुनिश्चित सुनिश्चित हो सकता है जब आप एक फिलोसॉफिकल एक विचार रखें अपने साथ, एक तरीके का आध्यात्मिक विचार रखें आप अपने साथ कि हमारे साथ जो हो रहा है उसमें एक विचार होना चाहिए कि ये कैसे होगा, क्यों होगा, अगर ऐसे करेंगे तो क्या हो सकता है। जैसे न्यूक्लियर बम बनाने वाले, कहा भी जाता है न्यूक्लियर बम बनाने वाले ने बनाने के बाद कहा कि मैं मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा कर दिया हूं। ये तो उनको बनाने से पहले सोचना चाहिए था ना। और ये तभी हो सकता है जब आप फिलोसफी रखेंगे, आप विचार जब पहले रखेंगे कि ये चीज अगर मैं करूंगा तो इसका क्या आउटकम आएगा। जैसे बंदूक बनाने वाले ने भी ये कभी, भले ही उसका ये सोच रहा हो कि इससे मैं इसको खतरा दे दूंगा, उसने समाज विरोधी तो नहीं बनाया होगा, लेकिन आज उसका उपयोग हो रहा है। ऐसे विचार को रखने वालों ने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये विचार से मैं किसी को खतरा पहुंचा दूंगा या किसी का दुर्व्यवहार कर दूंगा, किसी की समस्याएं पैदा कर दूंगा। नहीं, लेकिन आज उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। आज उन विचारों को दुरुपयोग किया जा रहा है, आज उन बातों को दुरुपयोग किया जा रहा है, अपने हिसाब से मोल्ड करके विचारों को बताया जा रहा है। इन्होंने ये बोला, इन्होंने ये बोला, भले ही उनके, क्योंकि कोई भी अगर नेता पैदा होता है वो एक समाज की परिस्थिति, जो उस वक्त परिस्थिति रहती उसके खिलाफ या उसके साथ पैदा होता है। या तो उसको वो सपोर्ट कर रहा होता है या तो उसके खिलाफ रहता है। और बाद के लोग सिर्फ उसको उसी परिस्थिति में चेक करें तभी वो मान्य हो। आप अपनी परिस्थिति के अनुसार किसी को नेता बनाइए या किसी का महिमा मंडन करिए, ये आपके विचार को, वैचारिकी को या आपकी विचार को बता सकता है। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ये आपका है ही नहीं। आप उसको उस परिस्थिति में समझिए, उस परिस्थिति में वो कैसा बोला है। चाहे जो भी हमारे देश में जितनी भी आजादी की लड़ाइयां हुई हैं, वो सिर्फ कुछ लोगों तक केंद्रित नहीं थी, हमारा पूरा देश लड़ा है उसके लिए। हमारे छोटे छोटे किसान साहूकार भाई लड़े हैं उसके लिए। आप उनको उन परिस्थितियों में समझिए कि उनके साथ क्या परिस्थितियां रही होंगी। ऐसे ही आज के समय में युवा को ये परिस्थितियां समझना चाहिए कि कोई भी चीज अगर हो रही है तो वो किस परिस्थिति में हो रहा है। अगर आज पेट्रोल का कीमत बढ़ रहा है तो वो क्यों बढ़ रहा है, किसी के हाथ में नहीं है कोई चीज कि मेरे हाथ में मैं पेट्रोल का प्राइस नीचे कर दूंगा या ऊपर कर दूंगा। नहीं, आप उस परिस्थिति को समझिए, उस परिस्थिति में हो क्या रहा है, तब ये चीजें आ रही। और युवा जब तक ये दृष्टिकोण नहीं रखेगा, मेरा मानना है कि युवा को मोल्ड किया जा सकता है, युवा को बदला जा सकता है। और ये युवा बिल्कुल नहीं है, ये स्वामी विवेकानंद का युवा नहीं है, ये शिवाजी महाराज का युवा नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण का युवा नहीं है, भगवान श्री राम का युवा नहीं। ऐसा युवा ना हमारे मनीषी परंपरा में कल्पना की गई है और ना ही हमारे सामाजिक व्यवस्था के लिए ऐसा युवा उपयोगी है। मैं कुछ कुछ ऐसे उदाहरणों को प्रस्तुत करूंगा जो समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला रहे हैं। जैसे कनिका टेकरीवाल जी हैं, ये जेट सेट गो की फाउंडर हैं।
इन्होंने 2015 में अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया। और एंटरप्रेन्योरशिप इनका ये टारगेट करता है कि किस तरीके से चीपेस्ट प्राइस पर लोगों को एविएशन की सुविधा प्रोवाइड की जा सके। और इनका नाम फोर्ब्स मैगजीन के 30 अंडर 30 यंग लीडर में आज भी है, आप गूगल कर सकते हैं। तो ऐसे युवा बनिए। निपुण मेहरा जी हैं, ये 5x7 एक नॉन प्रॉफिट एनजीओ चलाते हैं। इनका मानना है कि समाज में एजुकेशन, शिक्षा एक मूलभूत जरूरत है। हम समाज को क्या दे रहे हैं शिक्षा के माध्यम से, ये जरूरी है। और इनको भी फोर्ब्स मैगजीन, जिसका आजकल बहुत नाम होता है, उनके 30 अंडर 30 के मैगजीन में यंग लीडर अवार्ड मिला हुआ है। वैसे ही ऋषभ जैन जी आते हैं, ये एक एआई रिसर्चर हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल हम सब रिसर्च के फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। और इसमें गलत भी नहीं है। आप किसी भी, आप सब चीज पढ़ नहीं सकते, आप सब चीज जान नहीं सकते, आप सब चीज कर नहीं सकते। आपकी एक सीमा है, आपकी एक समय है। उसी के बीच बीच में आपको अपनी चीजों को निकालना है, जानना है। उसी फील्ड में ऋषभ जैन जी हैं, इनको गूगल का फर्स्ट प्राइज मिला है यंग रिसर्चर का। आप ऐसे युवा बनिए, ऐसे एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा दीजिए। और एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देना समाज में बिल्कुल गलत नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप अगर आज अपने लिए, हाँ, आपको चार लोग कह सकते हैं, क्योंकि हमारे समाज में ये भ्रांति बन गई है कि अगर आप नौकरी नहीं करते हैं तो आप अनुपयोगी। तो ये एक समाज का ऐसा धड़ा था जिसको सिखाया गया कि नौकरी ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। आपके जीवन का एकमात्र लक्ष्य नौकरी नहीं है। मैं बहुत से ऐसे नौकरी वालों को जानता हूँ, जिनसे आज पूछ लो आपकी क्या समस्या है, तो उनकी पहली समस्या उनकी नौकरी है। तो इसमें ये अगर युवा मान के चलता है कि वो नौकरी मिलने के बाद उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, नहीं। आपका आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है, ये मैं मानने को तैयार हूं। लेकिन आपकी मानसिक समस्या, सामाजिक समस्या, पारिवारिक समस्या वैसे ही रहेगी। और युवा होने के नाते आपको इन सबको साथ लेके चलना है, इनसे भागना नहीं है। आज का युवा सुसाइड कमिट कर लेता है, उसको चीजें नहीं समझ में आती, तो उसको एक ही लगता है कि हमारा एक ही लक्ष्य है, अब जीवन को खत्म कर दो। नहीं, आप जीवन, कोई लक्ष्य के आधार पे आपको जीवन भगवान ने नहीं दिया है आपको, तो आप अपना लक्ष्य क्यों निर्धारित कर रहे हैं। आप अगर यूपीएससी नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं, कोई बात नहीं, आप यूपीएससी के अलावा बहुत सी चीजें उसमें कर सकते हैं। आप अगर नीट अटेम्प्ट नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, आप उसके अलावा भी कर सकते हैं। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं कि युवाओं को उस अवसाद से, उस आइसोलेशन से बाहर निकाला जाए। उनको बताया जाए कि ये समाज, ये राजनीतिक सत्ता आपके साथ खड़ी है। आप इस, मैं अपनी बात की शुरुआत में ही कहा था, ये दोनों पैरेलल नहीं है, एक दूसरे के बराबर नहीं चल रहे हैं, एक दूसरे का अनुयायी है ये। और समाज उन अनुयायियों के साथ चलता है। और जब तक युवा इस समाज के अनुयायी बन के रहेगा, तभी समाज प्रगति कर सकता है। अगर युवा और समाज दोनों पैरेलल चलने लगेंगे तो खींचतान होगा ही। और इसी के साथ मुझे लगता है कि मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी। आपने एक तरह से कह सकते हैं कि बिल्कुल काफ़ी चीज़ों का एक सार दे दिया है। और मैं बाकियों से निवेदन करता हूँ, किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पहले आप प्रश्न पूछिए। जी, कृष्णा जी अच्छा, कृष्णा जी तालियां बजा रहे हैं। बहुत धन्यवाद, आपने सुना। किसी का कोई प्रश्न है यदि तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न तो नहीं है, लेकिन शुभम भैया इतना बढ़िया बोले कि मेरा हृदय गदगद है। हमको लगता है किसी तरह का और मुझे शाम को कॉमेडी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज से एंटरटेनमेंट हो सकता है। तो आज इन्होंने अपने प्रबोधन से एंटरटेन कर दिया। धन्यवाद, धन्यवाद आलोक जी। बहुत धन्यवाद आलोक जी। हाँ, एक प्रश्न मेरी ही तरफ से है, क्योंकि डिजिटल का युग है और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके हाथ में मोबाइल ना हो। अधिकांशतः अब के समय में प्रधानमंत्री जी ने जो डिजिटल इंडिया की जो अवधारणा रखी थी, वो लगभग साकार होने जा रही। क्योंकि जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया में दोनों प्रकार के विचार चलते हैं। एक वो विचार जो राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाते हैं। और एक वो विचार जो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को कमजोर करते हैं।
दोनों प्रकार के विचार हैं। इन दोनों के बावजूद भी, क्योंकि आपको पता है कि आप भारतीय हो, ये पता होने के बावजूद भी कुछ युवा अराष्ट्रीय तत्वों के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे जेएनयू की वो दुर्घटना आपने हम सब ने देखी है, उसके बावजूद उनसे निकले हुए जो प्रोडक्ट हैं आजकल, कैसे जो तोड़ने की बात करते थे वो जोड़ने के पीछे चले गए हैं। तो क्या हो सकता है कारण कि राष्ट्रवादी विचारों को हर कोई 100% नहीं कर पा रहा है? कुछ लोग ऐसे हैं जो बहक जाते हैं राष्ट्रीय तत्वों के साथ। इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, आपकी बातों से मैं पूर्ण सहमति दूंगा, क्योंकि समाज में एक अच्छा और बुरा ये आज से नहीं, बहुत प्राचीन समय से रहा। इसी वक्त इसीलिए कृष्ण के समय में कृष्ण भी हुए हैं और कंस भी हुआ। तो ये समाज का पुराना चीज है, ढर्रा। तो आप इसमें यही मेरा मानना है कि आप इसमें यही कर सकते हैं कि आप उस मूलभूत चीज पे पहले प्रहार करें, या उस मूलभूत चीज को पकड़े, जैसे शिक्षा। आप समाज को शिक्षित करें, समाज को पहले बताएं। जैसे मुझे ये पता है कि मेरे राम हुए हैं, तो ये पता मुझे स्कूल में नहीं चला, ये पता मुझे मेरे दादा ने बताया, मेरी माँ ने बताया, मेरी दादी ने बताया। इसीलिए मुझे पता है कि मुझे राम का सम्मान करना है, उस भगवान श्री कृष्ण का सम्मान करना है, माँ का सम्मान करना है, चाहे दुर्गा माँ हो, काली माँ हो। यही कुछ चीजें आज का तथाकथित मॉडर्न समाज, जिनको, जैसे मैंने कहा कि हमारी मनीषी परंपरा में कभी भी नौकर शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ है। आज भी हमारे यहाँ लोग कहते हैं समाज में जातियां हैं। मेरे यहाँ पे भी समाज के हायरार्की के बेसिस पे कुछ नीचे की हायरार्की की जातियां काम करती हैं। मैं उनको दादी बोलता हूँ, मैं उनको चाची बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप ने, मेरे दादा ने, मेरे बाकी लोगों ने मुझे बताया कि ये अलग नहीं है, ये आपके हिस्से हैं। वो चाची का मतलब वो मेरे चाचा के बराबर ही हुई, मेरी चाचा चाची और दादा दादी के बराबर ही हुई। मैं उनको उसी सम्मान से देखता हूँ। ये चीज कमी है, और ये चीज की कमी तभी पूरी हो सकती है जब हम किसी को मानसिक तौर पे लिटरेट करें। आप उसको जब तक एजुकेशनल या डिग्री बेसिस पे लिटरेट करेंगे, ये चीज दूर नहीं की जा सकती। इसको लिटरेट करने के लिए आपको नैतिक शिक्षा देनी पड़ेगी। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे सिलेबस से ही नैतिक शिक्षा हटा दी गई। मैं शिशु मंदिर का छात्र रहा हूँ। हमारे यहाँ एक छोटी सी पुस्तिका आती थी, सुभाष तानी, जिसमें नैतिक शिक्षा के शब्द लिखे रहते थे। हमको बताए जाते थे कि ये चीजें होती हैं। उस वक्त भले ही नहीं समझ में आता था, लेकिन आज उन कक्षाओं का बहुत बड़ा प्रभाव हमारी मानसिकता पर, हमारी वैचारिकी पर, हमारी सोच पे पड़ा है। और यही चीज खत्म की है कैंटोनमेंट, जो कंटोनमेंट सिस्टम है, जितने भी सेंट जेवियर और ये सारी चीजें शिक्षा की चल रही हैं, इनका अपना एक प्रादुर्भाव है, इनका अपना एक विचार है, लेकिन वो विचार सामाजिक, हमारी भारतीय सामाजिक संस्कृति पे नहीं एग्जिस्ट करता। इसी चीज को रोकना चाहिए मेरे हिसाब से। भैया मुझे एक बात कहना था। जी जी, बताएं। मैं कह रहा था कि अपने यहाँ जो जातीय शब्द है उसका भी बड़ा सार गर्भित अर्थ है। लोग उसको बड़ा हम्म। संकीर्ण अर्थों में ले लिए। आपको बता दें, उत्तर भारत छोड़ दें तो प्राय नॉर्थ ईस्ट में मैं रहता हूँ, मैं देखा हूँ यहाँ जातीय शब्द राष्ट्रीयता से जुड़ी शब्द है। वो जातीय गौरव की बात करते हैं, यानी राष्ट्रीय गौरव की बात करते हैं। और जैसे आपने बिल्कुल बताया कि यहाँ की राष्ट्रीयता विश्व में जो इतिहास में पढ़ाया जाता है उस आधार पे नहीं है। ये हमें तभी ध्यान में आएगा जब हम महाभारत और रामायण जैसे अपने ऐतिहासिक ग्रंथों पर भी शिफ्ट होंगे। केवल आधुनिक काल के जो इतिहासकार लिखे हैं उनके आधार पर ध्यान में बात नहीं आएगा। सिद्धांत बिल्कुल। सिद्धांत पक्ष समझना होगा तो हमें गीता पर जाना होगा, लेकिन दृष्टांत पक्ष के लिए अपने इन कथाओं पर आना पड़ेगा। जैसा मैं दो कथाएं बताऊंगा, एक महाभारत से एक रामायण से। रामायण में भरत और राम दोनों माँ की बात मानने और न मानने दोनों स्थिति में धर्म के पालन में हैं। राम माँ की बात मानकर जहां त्याग करने का मौका मिल रहा है उधर जा रहे हैं। भरत माँ की बात नहीं मानकर जिधर त्याग करने का मौका मिल रहा है उधर जा रहे हैं। देख लीजिए आप। तो बिल्कुल हमारे यहाँ उस सत्य। बात की आज्ञा पालन नहीं कही गई है जो हमें त्याग की ओर ना आकर्षित करे, हमें मोह के बंधन में बांधे। हम उस आज्ञा का पालन नहीं करते। ये हमारे यहाँ की राष्ट्रीय शिक्षा है। बिल्कुल। आगे बिल्कुल। मैं बता रहा मैं हूँ, जी जी जी। महाभारत से मैं मैं बताऊं। इसी आप भीष्म वाला प्रसंग जानते हाँ, होंगे कि वो जी जी कुरुक्षेत्र की रक्षा के लिए हरदम कौरवों के साथ खड़े हैं। लेकिन जी अगर बिल्कुल।
सही धर्म दृष्टि देखी जाए तो उनका जीवन में कोई धार्मिक कमी नहीं है। ईश्वर के उपासक हैं, आस्तिक हैं, सब भांति अपने संतानों की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन एकाग दो जो अधार्मिक घटनाएं, उसमें उनका जो मौन था वो उनके राष्ट्रीय चरित्र को घटा देता है, और भगवान राम को, अरे भगवान कृष्ण को उसी नाते उनको मरवाना पड़ता है स्पष्टता से कि आपका मौन समर्थन ठीक नहीं रहा। ये लोग कर लाचार थे तो भी पांचों ने संकल्प उसी सभा में लिया था, यानी इन्होंने अपना आवाज मुखर किया था। यानी धर्म के आधार पर भी हमारी करे कभी कभी लड़ता नहीं है, संघर्ष नहीं है विचारों में। हम बड़े सूक्ष्म बुद्धि से कृष्ण को जब अपने सामने रखते तो हमारा राष्ट्रीय चरित्र ध्यान में आ जाता है। बिल्कुल। इतनी बात रखना। बिल्कुल। एक चीज, शिक्षा जी जी, हाँ जी जी, एक चीज थोड़ा सा जोड़ूंगा, जैसे ना ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि अगर आप रावण को देखते हैं ना, रावण के कई चेहरे हैं। यदि आप देखें तो राष्ट्रवाद को लेके रावण का चिंतन सबसे उत्तम मानता हूं मैं। राम राज्य के बाद अगर आप कहें कभी कभी रावण राज्य, वो भी उत्तम ही था, क्योंकि रावण ने सारी धर्म की, जो जो धर्म था, जो धर्म होता है, धर्म को त्याग कर भी उसने अपने राष्ट्र के लिए अंतिम समय तक, मरते समय तक वो लड़ा। तो राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं मतलब उस समय पे भी इतना प्रखर था। कोई भी हो, एक असुर होता था, असुर भी भगवान की जो भगवान की पूजा करता था, भगवान की पूजा करेगा, लेकिन उसके अंदर राष्ट्रवाद व्याप्त रहेगा। असुर इसलिए असुर होता था क्योंकि उसके कर्म अच्छे नहीं थे, या फिर उसके प्रारब्ध में कुछ ऐसे कर्म थे जो कि उसको श्राप के माध्यम से मिले थे, ऐसा कह सकते हैं। शुभम जी, आप बताइए। जी, मैं आलोक जी की बातों से पहले अपनी बातों को रखना चाहूंगा। मैं इसी बात को कहा था कि जो भारतीय मनीषी परंपरा है या जो जो सनातन संस्कृति है, उनमें ऐसे विचारों को हमारे समाज में हमारे परिवार द्वारा पहले ही हमारे अंदर इंजेक्ट कर दिए गए थे, इंजेक्शन की तरह। जैसे आजकल टीकाकरण अभियान चल रहा है कि आप विभिन्न जो बीमारियां हैं उससे सुरक्षित हो जाए, पहले ही हमें पहले ही बता दिया जाता था कि आपको समाज में कैसे रहना है, समाज से व्यवहार कैसे करना है, समाज के तरीके कैसे करना है। जैसे आपने महाभारत और रामायण का जो वह उद्धरण प्रस्तुत किया, बहुत ही सारगर्भित उद्धरण था, और उसी उद्धरणों के माध्यमों से हमको सिखाया जाता था। हमारे यहाँ रामचरित मानस का जब पाठ बैठता था, भागवत गीता का पाठ बैठता था, तो ये सारी चीजों पे बात की जाती थी कि हम समाज को क्या देना चाहते हैं, समाज का कैसा निर्धारण करना चाहते हैं। ये बिल्कुल हमारी मनीष परंपरा में थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सेंट जेवियर और ये सारी चीजें जब आई हमारे यहाँ शिक्षा में, शिक्षा का व्यवसायीकरण शुरू हो गया, शिक्षा का उद्देश्य ही रोजगार बना दिया गया। जबकि शिक्षा का कोई भी उद्देश्य, मैं बार बार कहूंगा, शिक्षा का कोई भी उद्देश्य रोजगार से लेना देना नहीं। उसका एक चरित्र निर्माण से लेना देना है, इस एक व्यक्ति से लेना देना, एक समाज से लेना देना है। इसीलिए इसी यही कारण है कि आज हम जब भी युवा की बात करते हैं तो युवा सीधा बात करता है कि हम इतना पढ़ लिख लिए, हमको रोजगार क्यों नहीं है। अरे, आपकी पढ़ाई से रोजगार का क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं। आपको पहले टेक्निकली, आपको कौशल के तौर पर, आपके तकनीक के तौर पे आपको सक्षम बनाना शिक्षा का उद्देश्य हो सकता है, ये मानने को मैं तैयार हूं। आपको समाज का एक नागरिक बनाना ये शिक्षा का उद्देश्य हो सकता है, ये भी मैं मानने को तैयार हूं। लेकिन शिक्षा का कहीं ये उद्देश्य नहीं है कि आप ये पढ़ लेंगे, आप मैनेजमेंट की पढ़ाई कर लेंगे तो आपको ताज होटल का मैनेजर बना दिया जाएगा। नहीं, वो तो आपकी व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर करता है और वहां की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मैं ये मानने को तैयार हूं कि आज भी भारत में भतीजावाद, भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर इनको जीरो भी कर दिया जाए तो भी समाज के हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। ये सच्चाई है और ये मानना पड़ेगा हमको। और यही कारण है कि शिक्षा का जो मूलभूत उद्देश्य है, इसको परिवर्तन करना पड़ेगा, जो कि एनईपी 2020 में किया गया है। पहले ही बताया गया कि शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य रोजगार नहीं है, रोजगार परक ज्ञान देना है। रोजगार नहीं है कि आप ये पढ़ लेंगे तो आपको ये रोजगार होगा, नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं। अब आपकी बातों पे आता हूं पद्मनाभ भाई जी। आपने जैसे कहा कि आप राम राज्य से और रावण राज्य की भी बातों को करते हैं कि आखिरी तक रावण ने अपने राज्य के लिए लड़ा। वैसे ही कुछ आलोक भाई जी भी बात किए कि एक ने माँ की बात मान करके और एक ने माँ की बात ठुकरा करके भी अपने आप को समाज में स्थापित किया। वैसे ही आपकी भी बातों को अगर मैं देखता हूं तो राम ने रावण के खिलाफ लड़ा, तो रावण का जो पक्ष था
ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि रावण ने अपने राज्य के बचाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन वह उसकी हठ धर्मिता थी, ऐसा मेरा मानना है। वह उसकी हठ धर्मिता थी। और जब धर्म का युद्ध होता है, चाहे वह महाभारत का हो चाहे रामायण का हो, तो हठ धर्मिता के खिलाफ ही होता है। आप अगर कोई चीज गलत है और उस पे आपने खूंटा गाड़ के बैठ गए हैं कि नहीं यही सत्य है, लड़ाई उसी के खिलाफ होती है। आप उसको मानिए कि ये आपने गलत किया। माँ जानकी का जो हरण था वो गलत था, और पूरी रामायण की जो रचना थी वो उसी के इर्द गिर्द घूमते हमें दिखती है कि माँ जानकी का अगर हरण ना हुआ होता तो 14 वर्ष का वनवास भगवान श्री राम लक्ष्मण और माँ जानकी काट करके वापस तुरंत अयोध्या में आ जाती और राम जी का राज्य अभिषेक हो जाता। लेकिन वह जो परिकल्पना आई और रावण के द्वारा वह जो कुकृष्ट किया गया, यही चीज आज के समय के रावण कर रहे हैं। उनको लगता है कि जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, जो मैं इतिहास बना दूंगा वही सत्य है, जो मैं विचार रख दूंगा वही सत्य है। नहीं, ये आपके विचार हो सकते हैं और व्यक्तिगत तौर पे आपके विचारों का मैं सम्मान कर सकता हूं, लेकिन अगर आप उस विचार को समाज पे थोपेंगे तो उसके खिलाफ मैं। आप समाज पे नहीं थोप सकते। आपका विचार है ये मैं मानने को तैयार हूं। ये वही बात हुई कि मुझे सादा पानी पसंद है, आपको नींबू का पानी पसंद है। ठीक है, आपको नींबू का पानी पसंद है, आप पीजिए नींबू का पानी, है मुझे कोई समस्या नहीं। लेकिन आप ये कहें कि नींबू का पानी हम हर व्यक्ति को पिलाएंगे, तो नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मैं सादा पानी पीऊंगा, मुझे सादा पानी चाहिए, सीधी सी चीज। यही मेरा विचार है इस मुद्दे पे। शुभम भैया, मैं एक और स्पष्टता करूंगा। राम जी और जी रामायण जी। के युद्ध में, रामायण और युद्ध में आपको बता दें, मंदोदरी को भी यही संदेह था कि ऐसा क्या था राम में अधिक जो हमारे स्वामी को जीत गए, क्योंकि त्रिलोकी को बार बार हराने की क्षमता था रावण में। उनका कहना, मैं भी सती हूँ, मैं कभी दूसरे पुरुष को पर पुरुष को देखी भी नहीं हूँ। मंदोदरी की ये स्थिति है जो माँ जानकी की है। तो उन्होंने रणभूमि में जाके ये देखा, तब उनकी स्पष्टता हुई कि राम जीते कैसे। उन्होंने देखा कि जब मंदोदरी आती है तो उसकी छाया से भी राम बचते हैं। यानी वो स्त्री का इतना सम्मान करते हैं। केवल पतिव्रता की लड़ाई नहीं थी वहां पे, पति भी कितना सम्यक आचरण करने वाला है इसके आधार पर राम जीत गए। और दूसरा मैं बताऊं, भगवान राम अपने स्वधर्म का पालन भी कर रहे थे, क्षत्रिय कुल के अनुसार व्यवस्था कर रहे थे। जब तक उनकी बहन सुपुड़का पंचवटी में प्रेम के कारण अपना प्रस्ताव रखती हैं, तो वो अपने भाई को भी विनोद में कह देते हैं कि भाई मेरे छोटे भाई से बात करिए विवाह के लिए, जबकि जानते हैं कि लक्ष्मण का विवाह हो गया है। यानी किसी के प्रेम प्रसंग को नहीं ठुकरा दे सकता, ये हमारा एक सामाजिक व्यवहार है। लेकिन जब वो अपने विकराल रूप में आती है, जानकी जी को डराने लगती है, तो वो ब्राह्मण नहीं है जो बार बार समझाएंगे। इसलिए वो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने के कारण लक्ष्मण से कहें कि इसको छत विक्षत कर दो। तो वो वहां से लड़ाई के लिए एक तरह से कह लीजिए कि चेतावनी। जी जी, बहुत आपने स्पष्टता से कुछ बातों को रखा। और अभी लगभग समय हो चुका है, बाकी कोई प्रश्न नहीं आ रहे हैं। लेकिन आज का जो मंच रहा ये काफ़ी सार्थक रहा, मैं ये मानता हूँ। और बाकी ये सारी चीज़ें हम अभी यूट्यूब पे अपलोड करने जा रहे हैं। एक दो चीज़ें और जोड़ना चाहूँगा कि कृपया करके राष्ट्रवादी विचारधारा को जो है, या फिर राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए जितना भी हमारा तन मन और धन से जो भी प्रयास हो सकता है उसको हमें करना चाहिए। और इसी के साथ साथ मैं सबसे कहूँगा कि आज की इस चर्चा को विराम देते हैं। आप जुड़े, यहाँ पे आए, अपना समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।